हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अगले 1 से 2 दिन में आपको कुछ चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ छोटी छोटी वीडियोस आपको कुछ टॉपिक्स पे भी मिल सकती हैं और किस तरह से हमें ट्रिक्स एंड टिप्स यूज करनी है और अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे हम किस तरह से टेस्ट में उस क्वेश्चन को कर सकते हैं या रियल एग्जाम में भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे और अगले 1 से 2 दिन में आप लोगों को कुछ वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक खुशखबरी ये है कि भैया जो गंगा घाट पे टेस्ट हो रहा है वो वाले टेस्ट का लेवल भी हमने देख लिया है। इर्रिलेवेंट क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फालतू क्वेश्चन करोगे कोई मतलब नहीं बनता है उन चीजों से, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, उस सब के बारे में बहुत आराम से आप लोगों को सब बता दिया जाएगा और आप लोगों को ग्रुप में वो टेस्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक बार जरा आप भी देख लेना और आप कंपेयर कर लेना कि जो टेस्ट आप लगा रहे हो और जो तैयारी आप कर रहे हो उस टेस्ट में और उन टेस्टों में क्या अंतर है। और मैं लिख के दे सकता हूं फिर भी, चाहे वो टेस्ट इरिलेवेंट क्वेश्चन का बन रहा हो चाहे जैसे ही बन रहा हो, हमें इस चीज से मतलब नहीं है। टेस्ट अगर बन रहा है, आप उस टेस्ट को भी दे के देख रहे हो, तब भी आपके मार्क्स में बहुत आपको ये नहीं लगेगा कि आपको आता नहीं है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से अटेम्प्ट कर पाओगे, लगभग 80% से भी ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग वहां भी अटेम्प्ट कर पाओगे। तो कोई ऐसा नहीं है कि विदेश से क्वेश्चंस वो रख रहे हैं या वो अपने घर से क्वेश्चंस बना रहे हैं। और अगर कोई अपने घर से क्वेश्चन बना रहा है या विदेश से क्वेश्चन ला रहा है तो ये भी सोच लो कि वो एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाई। एक बात बताओ, मैं आप भी बता रहा हूं कि अगर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं कि मैंने एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि उस चैप्टर के मैं PYQ लगाऊं या उस चैप्टर के किसी ने जो क्वेश्चंस बना रखे हैं वो वाले क्वेश्चन लगाऊं, तो बेवकूफ बच्चा दूसरा वाला ऑप्शन चुनेगा और जो अच्छा बच्चा होगा, समझदार बच्चा होगा, वो पता क्या चुनेगा, सबसे पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट और फिर PYQ। क्यों? क्योंकि उसे भाई ये बात है, जब हमारे पास PYQ, जैसे मैंने आपको कल ही काउंटिंग्स ऑफ फिगर के कितने सारे PYQ दिए, मैंने परसेंटेज के आपके कितने सारे PYQ दिए। अब अच्छे बताओ, आपको लगता है कि उससे बाहर क्वेश्चन चला जाएगा? नहीं, आप बताओ, खुद बताओ सोच के, आपको लगता है कि इतने सारे क्वेश्चंस जब हमारे पास PYQ हैं तो हम क्यों लगाएं फालतू के क्वेश्चंस? हम क्यों इधर उधर के क्वेश्चन लगाएं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बना है, यहाँ पे ये लगा है? और क्या आपको लगता है कि जो क्वेश्चन मैं बनाऊंगा वो वाला क्वेश्चन पेपर में फंस जाएगा? प्रीवियस ईयर के तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो चीजें जब पहले से आई हैं तो इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वो एग्जामिनर पेपर उठा सकता है वहां से। जो पेपर सेटर है वो आपके पुराने पेपर से उठा सकता है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन आपको बना के दे रहा हूं अपनी तरफ से, वो क्वेश्चन कभी नहीं उठाएगा वो। इस चीज को आप लिख लो। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इर्रिलेवेंट करने की कुछ भी आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। टेस्ट देने को मैंने बोला है, आप बिल्कुल टेस्ट दीजिए, जो जिसे जैसा करना है उसे करने दीजिए। आपको एक ही बात मैंने बोली है, आप अपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट कीजिए प्लस प्रीवियस ईयर कीजिए, बस इतना आप लोग कर लो, आपके लिए बहुत है। और प्रीवियस ईयर में इसलिए बोल रहा हूं भैया, इतने सारे एग्जाम हुए हैं, इतने सारे तो क्वेश्चंस पहले से आ रखे हैं, अब हमें क्यों आवश्यकता पड़ रही है कि हम फालतू के क्वेश्चंस लगाएं? अगर किसी बच्चे से कहा जाए ना कि SSC CGL के क्वेश्चन, भाई प्रीवियस ईयर ही इतना सारा हो रखा है, तो अब फालतू के क्वेश्चंस लगाने से क्या मतलब बनता है जब प्रीवियस ईयर इतना सारा हो रखा है तो? और कोई बच्चा अगर प्रीवियस ईयर सही से कर लेगा तो उसके क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और इन 1 से 2 दिनों में थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ, देखो एक बात बताओ, खुद सोचो, मेरे पास जॉब भी रहती है, मुझे जॉब भी करनी है, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को टारगेट भी देता हूँ, सारी एडिटिंग, थंबनेल वंबनेल सब मैं करता हूँ, तो आप मुझ पे भी थोड़ा सा तरस खाओ कि मैं अकेला बंदा क्या क्या करूँगा। फिर भी मैं जितना हो पाएगा आप लोगों को लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा 1 से 2 दिन में। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने बिल्कुल इस टाइम पे शेयर वेयर करना बिल्कुल बंद कर दिया है, ना कोई किसी को शेयर करता है। सब्सक्राइबर की रेट आप लोग देख रहे होगे, पहले 1 महीने में हमें 4 से 5 हज़ार बंदे हमारे साथ जुड़ जाते थे, अब 1 महीने में 900 बंदे जुड़ते हैं, कभी 600 बंदे जुड़ते हैं। अब आप खुद सोचो, 900 600, जबकि उस टाइम पे हमारे पास 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर थे, 15 हज़ार सब्सक्राइबर थे, 25 हज़ार सब्सक्राइबर थे, उन लोगों ने आपको जोड़ लिया। तो आप इतना भी नहीं कर सकते कि आप अपने साथ 1 बंदे को भी जोड़ लो, 2 बंदे को भी जोड़ लो। तो यार थोड़ा बहुत अगर मैं बोलता नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहत नहीं रखता हूं, मैं आप लोगों के लिए यहां लगा हुआ हूं। तो प्लीज अब रात के, अगर अभी आप टाइम देखेंगे, यहां तो नहीं है, अभी बनारस में एक लड़का मेरे को मिला था, तो शायद उससे ही पूछ लेना, 10 बजे तो हम वहां से चले हैं और लगभग इस टाइम पे 2:30 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। तो 2:30 बजे अगर जाग के कोई बंदा अपनी जॉब के साथ आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा है, गाइड कर रहा है, तो प्लीज थोड़ी सी रिस्पेक्ट आप लोग कर लिया करो और मेरे बिना कहे ही आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब चीजें कर लिया करो भैया। देखो मैं बार बार तो वीडियोस में बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे दिखना शुरू हो गया है कि बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है चैनल की, बहुत नीचे जा रहा है। बच्चे कहते हैं स्मार्ट बोर्ड, अब बताओ ऐसे स्मार्ट बोर्ड आएगा? स्मार्ट बोर्ड भी तो तभी आएगा जब मुझे लगेगा कि हाँ भाई हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास बच्चे हैं। अब लोग तो क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं पैसा दे दे के। यहाँ अब ना हम पैसा है ना कुछ है, तो बताओ हम कैसे प्रमोशन करें?
लोग तो पैसा दे दे के प्रमोशन करा ले रहे हैं कि भैया इस चैनल पे ये करा दिया, इस चैनल पे वो करा दिया, समझ रहे हो ना। तो गाइज आप सब लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग ही सब कुछ हो, तो आप लोगों की कृपा से, दया से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे भी कर दो कम से कम यार। एग्जाम से पहले पहले 1 लाख बंदे हो जाएंगे तो बहुत। अब 1 लाख बंदे भी मैं पता क्यों चाह रहा हूँ, उससे फ़ायदा ये है कि जब कभी हम एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएं, मान लो एनालिसिस के लिए ही जाना पड़ जाए, तो बंदे पहचान तो लें, पता चले हम माइक लेके खड़े हैं, हमें कोई पहचान ही नहीं रहा है। तो यार इतना तो कर दो कम से कम कि वहाँ पे ऐसे ना घूमते फिरे हम, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर, मिलेंगे क्या, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो जल्दी से इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो अगर एनसीईआरटी से आप लोगों ने पढ़ा तो देखो, ये देखो आप, अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ा तो इसमें बहुत क्रम से सारी चीज़ें दी गई हैं कि किस तरह से और क्यों हमें, जैसे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो बच्चे कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल क्यों बनानी पड़ी। देखो जब मान लो आपके पास 4 चीज़ें थी, 5 चीज़ें थी, तो आपने ऐसी अलमारी में रख दी, कोई मतलब नहीं है। आपके पास 4 कपड़े हैं तो आप कहीं से भी रखोगे मिल जाएंगे। फिर आपके पास 10 कपड़े हुए तो फिर आप सोचोगे कि यार थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लें, अरेंजमेंट में लगा दें। फिर आपके पास 100 कपड़े हुए तो आप क्या सोचोगे कि यार ऐसे एक डिज़ाइन के कपड़े एक तरफ रख लेते हैं, एक कलर के एक तरफ रख लेते हैं, ऐसी तो करोगे, या विंटर्स के एक जगह रख लेते हैं, समर के एक जगह रख लेते हैं। बस वही काम यहाँ हुआ है, जो 118 जो एलिमेंट हैं उन्हें एक अरेंज किया गया है टेबल में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग साइंटिस्ट ने वो चीज़ें की हैं अरेंज, और सबने देखी है प्रॉपर्टी। जैसे सबसे पहले डोबेराइनर जी आए, उन्होंने देखा कि इन 3 तत्वों की, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है सोडियम, पोटेशियम, और ऐसे कैल्शियम, स्ट्रांसियम, वेरियम वाला है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। इन्होंने देखा कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, तो इन्हें एक जगह रख लेते हैं। इस तरीके से उन्होंने क्या बना दिया, अपने ट्रिक बना दिए, डोबेराइनर के ट्रिक हो गए। इसी तरीके से न्यूजीलैंड ने उस टाइम पे 56 तत्व थे शायद, हाँ, तो उनके पास 56 तत्व थे, उन्होंने परमाणु भार के क्रम में जोड़ के देखा, उन्होंने अपनी तरीके से रख दिया। जैसे वो बने हुए हैं ना थॉमसन का मॉडल और ये सब, इसी तरीके यहाँ पे चले हैं टेबल में। बस एलिमेंट को क्या करना है, एक जगह व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले डोबेराइनर जी ने आए, फिर न्यूलैंड अष्टक का नियम आया, फिर उसके बाद मेंडलीव जी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और परमाणु भार के बेस पे मेंडलीव वो परमाणु, देखो एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, मोजले को छोड़ के, जो मोजले की सारणी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको छोड़ के बाकी सब, ये क्वेश्चन याद रखना, बाकी सब परमाणु भार पे आधारित है। इन्होंने भी परमाणु भार पे किया था, न्यूलैंड हो चाहे डोबेराइनर हो चाहे मेंडलीव हो, ये सब परमाणु भार पे थे। इसके बाद जो आए, मैं इसकी हो सकता है कि वीडियो भी प्रोवाइड कराऊं तुम्हें बहुत अच्छे से। इसके बाद जो आए मोजले की जो सारणी है, वो सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, वो इसलिए फाइनल हुई क्योंकि उसने परमाणु क्रमांक पे, वो चेला उसी का है, मेंडलीव का ही चेला है, वो उनका ही चेला है, उनने बहुत अच्छे से अरेंज किया, और इसीलिए उसने अपने नाम पे न रख के इसका जो नाम रखा है वो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी ही रखा था। समझ आ रही है ना, उसने अपना क्रेडिट नहीं लिया है, क्योंकि उसने जो प्रेरणा ली थी पूरी मेंडलीव से ली थी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग यहाँ पढ़ोगे एनसीईआरटी को तो आपको समझ आएगी सारी चीज, और बड़े अच्छे से लिखी हुई है इसमें, देखो सारी की सारी चीज़। और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हें आप नोट करते चलना। देखो किसके टाइम में हमारे पास कितने एलिमेंट थे, जैसे मेंडलीव के टाइम में 63 एलिमेंट्स थे, ये देखो ए का बोरोन को कैसी जगह दी गई है। तो अगर आप ये चीज़ें कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये देखो, समझ रहे हो ना, ये देखो पूरी पीरियोडिक टेबल देखो, ठीक है। तो गाइज आप लोग बहुत अच्छे से अपने रिजल्ट दे पाओगे, एनसीईआरटी को मत भूलो। और बच्चे जो कह रहे हैं, आज मुझे जो बनारस में बच्चा मिला था वो बच्चा भी यही बोल रहा था, आज बनारस में एक बच्चा मिला तो वो बोल रहा था कि भैया समझ नहीं आता है, अब न्यूमेरिकल्स तो हो जा रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन अब क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। तो उन चीज़ों से भी मेरे को बस एक ही बात समझ आई कि भाई उस बंदे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वो कह रहा भैया हम, अब मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ, मतलब जो आपको पता है जो फेमस बुक है वही सब पढ़ रहा है। मैंने कहा देखो वो बुक अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा, नो डाउट वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, लेकिन वो आपके लेवल की नहीं है। आपको या तो छांटना आना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, अदरवाइज उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है। कोई भी बुक ले लो आप, उनमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो आप अपना कंटेंट अगर छांट सकते हो तो छांट लो, अदरवाइज आप एनसीईआरटी को फॉलो करो बस। एनसीईआरटी फॉलो नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो साइंस में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल करनी है, 2 से 3 नंबर श्योर हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा स्टैटिक जीके के लिए मैं इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं, जीके पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जितनी जीके हो गई है बहुत ज़्यादा जीके हो गई है, समझ आ गई ना। उस जीके को ही रटो
और जो लेटेस्ट चीज़ें आएंगी उसे अपडेट करते चलेंगे, चाहे अपॉइंटमेंट हो चाहे ये चीज़ें हो। इसके अलावा जितना मैं करा रहा हूँ उसे करते चलो, बस मोर देन इनफ है ग्रुप डी के लिए, उससे ज़्यादा जीके करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टैटिक जीके जो है प्लेयर्स, स्टेट एंड स्पोर्ट्स, देखो कौन सा प्लेयर किस स्टेट से बिलोंग करता है और किस स्पोर्ट्स को वो खेलता है, कौन से खेल को खेलता है, ये आपको रटा होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और अब मैंने रिवीजन कराना स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों को ये चीज़ें रिवीजन में जा रही हैं, जिनका रिवीजन करना है उन्हें रिवीजन करो, जिनको दोबारा से कवर करना है वो दोबारा कवर करो। स्पोर्ट गेम्स एंड मस्कट, बहुत सारे कम से कम 10 से 15 2022 में गेम हो रहे हैं, या 2021 में जो गेम हुए हैं या होने वाले हैं 2022 में, उनके गेम्स कहां पे होंगे और उनका मस्कट क्या होने वाला है, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। ये मैंने यहां पे लिखे हैं, आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, कंटेंट आपके पास जाएगा ही, उसे करना है। स्पोर्ट्स का मिसलेनियस मतलब विविध स्पोर्ट्स का आप लोगों को करना रहेगा, जितनी भी विविध चीज़ें होती हैं मतलब थोड़ा सा हटके, वो आप लोगों को यहाँ पे करनी है। ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स रिवीजन करने के लिए दे दिया है, क्योंकि डेट्स हम पहले कवर करा चुके थे सारी दिसंबर तक की, तो आज उसे पूरे को जो आपने बनाया है उस चीज़ को बहुत अच्छे से रिवीजन करना। और अब मैं आपके टारगेट्स में रिवीजन के लिए चीज़ें डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और संविधान की अनुसूचियाँ हम लोग करेंगे। और एक बात मैं बता दूँ, संविधान की अनुसूचियाँ जैसे अनुसूची नंबर 1 में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमसे जो पूछेगा वो क्या है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे हमने पूछा, जैसे यहां पे देख रहे हैं संविधान की अनुसूचियों से रिलेटेड अगर मैं देखूं तो जैसे मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराए थे ना वो संविधान की अनुसूची, तो वो जो एक वर्ड है वही पूछेगा कि ये वर्ड कौन सी अनुसूची में शामिल है। समझ आई ना, जैसे दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में है, तो ये वाली जो चीजें हैं, ग्राम पंचायतों का जिक्र किस अनुसूची में किया गया है, या पंचायती राज का जिक्र किस अनुसूची में किया गया है, SC ST का जिक्र कौन सी अनुसूची में है, तो वो जो एक एक वर्ड है बस वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी चीजों का जिक्र है, लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है, तो उतना ही आप लोगों को कैच करना है। ये साइंस हो गया। मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस के एग्जांपल्स करेंगे हम लोग और PYQ करेंगे। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, हमारे पास इस टाइम पे प्रीवियस ईयर ही इतना हो गया है कि हम लोगों को किसी के बनाए हुए क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। कोई टीचर अगर अपनी तरफ से बना के क्वेश्चंस करा रहा है तो हमें जरूरत नहीं है उन क्वेश्चंस की। क्यों? क्योंकि यार आप खुद सोचो, आपको लगता है कि जो एग्जामिनर बैठा है वो अगर मैं क्वेश्चन बना के दूंगा आपको, मैं करा रहा हूं, तो वो वाले क्वेश्चन दे देगा? कभी नहीं देगा। वो प्रीवियस ईयर ही पेपर देगा या किताबों में से छपे हुए क्वेश्चन देगा, हमारे छपे हुए क्वेश्चन नहीं देगा जो हम छापेंगे या हम जो कराएंगे। ठीक है, तो जो आपके PYQ हो रखे हैं वो हर तरीके का क्वेश्चन है। उसमें आपने परसेंटेज में भी देखा होगा, कम से कम 200-300 क्वेश्चन हैं, कम से कम 200-300 क्वेश्चन। और 200-300 क्वेश्चन आपने ट्रायंगुलर फिगर वाले जो क्वेश्चन है, चाहे ट्रायंगल काउंट करना हो चाहे रेखाएं काउंट करना हो, क्या उससे बाहर आपको लगता है कि क्वेश्चन आ जाएंगे? जरूर से जरूर बताना। और जिन लोगों ने नहीं देखा है, टेलीग्राम चैनल विजिट कर लो, BIP गुरुजी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, और वहां पे जाके देखोगे आप लोग तो आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट जितना ये दिया जाता है वो सारा कंटेंट आप लोगों को वहां पे मिल जाता है। और जिन लोगों के पास अभी भी टेस्ट सीरीज नहीं है, टेस्ट देना स्टार्ट कर दो कर दो कर दो। कितनी बार बोलूं मैं, अगर टेस्ट नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा। ये टारगेट कंप्लीट करना तभी ज़्यादा इंटरेस्टेड लगेगा आप लोगों को जब आपको संडे की इवनिंग में टेस्ट देने हैं। अदरवाइज आप इन टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर पाओगे या मज़ा नहीं आएगा टारगेट करोगे तो। जब तक सामने एक लक्ष्य नहीं पड़ा होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो जिन लोगों के पास खत्म होने वाले हैं या जिन लोगों को पास परचेज करने हैं वो परचेज कर सकते हो। आप अगर GSP 10 यूज़ करोगे तो आप लोगों को ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, GSP 10 यूज कर लेना और आप अपना टेस्ट जो भी परचेज करना चाहते हो वो परचेज कर लेना। रीजनिंग में 50 प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन ये डिफरेंट टाइप के होंगे, मतलब सेट लगाएंगे हम लोग, 1 से 2 सेट, और एक प्रैक्टिस सेट हम पूरे पेपर का लगाएंगे। ये आप लोगों का रहा कल का टारगेट। तो आई होप कि आप लोग इन टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे और जितनी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं उन्हें फॉलो करते चलो। सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। इररिलेवेंट क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट मैंने देख लिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत हाई लेवल का टेस्ट नहीं है, और मैं तो कह रहा हूँ सच में कि वो उसका कोई टेस्ट का लेवल ही नहीं है, मतलब उस लेवल का वो टेस्ट है ही नहीं। ठीक है, जिस लेवल का टेस्ट आप लोग दे रहे हो वो बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट हैं और लाखों लोगों के साथ आप टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, तो भटकने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी करते रहो। ऐसा नहीं है कि हमने पटना जाके तैयारी की थी या हमने कहीं और जाके तैयारी की थी, तब भी हम 90-92 नंबर जो भी लेके आ रखे हैं, 90 नंबर वो भी हम लाए हैं, और ना सिर्फ एक एग्जाम में बल्कि बाकी एग्जाम्स में भी रेलवे के। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ख्याल रखिएगा।